साथियों, हम बिहार में अंग्रेज़ों के शासन प्रशासन की परिस्थिति को जानने जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि वो परिस्थिति जिसने बिहार में अंग्रेज़ों के शासन को इस्टेब्लिश किया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इनके क्या रोल थे ब्रिटिश शासन का बिहार में प्रदर्शन का। बात करते हैं 1740 ईस्वी की। 1708 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। इसके बाद मुग़ल शासन की नींव हिल जाती है। सारे लेटर मुगल्स जो हैं वो एकदम कमज़ोर आते हैं और यही कारण था कि बंगाल के नवाब हुआ करते थे अलीवर्दी खां। उन्होंने बंगाल को मुग़ल शासन से जो है वो मुक्त करा लिया 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां जब बंगाल को मुग़ल शासन से एकदम से अलग करते हैं, अलग करने का कहने का मतलब ये कि उनको जो टैक्स मनी दी जाती थी बंगाल की तरफ से, वो देना वो बंद कर देते हैं। 9 अप्रैल 1956 को अलीवर्दी खां की जो है मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने बंगाल एक साम्राज्य के रूप में, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में जो है वो इस्टेब्लिश किया था। 24 वर्षीय उनका नाती सिराजुद्दौला अब बंगाल की गद्दी पर बैठता है। सिराजुद्दौला का बैठना चैलेंज से भरा हुआ था। क्योंकि उसकी अपोजिशन में उसकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का जो गवर्नर हुआ करता था शौकत जंग, जो उसका ममेरा भाई था, ये सारे लोग जो है उसके अगेंस्ट थे। हालांकि आप ये भी देखिए कि शौकत जंग से सिराजुद्दौला ने 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी का निर्णायक लड़ाई लड़ा और शौकत जंग को जो है उन्होंने यहाँ हराया और उसकी हत्या भी की। सिराजुद्दौला अब बंगाल पर शासन कर रहा था और सिराजुद्दौला के सबसे ज़्यादा उनके जो दिमाग में जो बैठा हुआ था ना, वो था अंग्रेज। क्योंकि जब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठता है तो सिराजुद्दौला के बिना अनुमति के अंग्रेज और फ्रांसीसी जो हैं वो अपने किले की जो है वो किलेबंदी शुरू कर देते हैं, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, दीवार बांधना स्टार्ट करते हैं। सिराजुद्दौला ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, सिराजुद्दौला ने रोका। फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज़ नहीं माने। अंग्रेज़ ने सिराजुद्दौला की ये बात नहीं मानी कि वो फोर्टिफिकेशन उन्होंने करना जारी रखा। अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच बहुत सारे मताधिकार थे, मनभेद थे। ये थे कि एक तो किलाबंदी की जो बात सिराजुद्दौला ने कहा कि काम रोको, उन्होंने काम नहीं रोका। दूसरी बात थी जो दस्तक अंग्रेज़ को दिया गया था, दस्तक मतलब ट्रेड प्रिविलेज, मतलब टैक्स से छूट, उसका अंग्रेज़ अधिकारी गलत प्रयोग अपने पर्सनल बिजनेस के लिए करने लगे थे। इसका भी सिराजुद्दौला का दुख था क्योंकि उसमें टैक्स की जो है वो लॉस होती थी। वहीं राज बल्लभ जो सिराजुद्दौला के दरबारी थे, एक बड़े बिजनेसमैन भी थे, वो उनका बेटा कृष्णदास जो है, जो सिराजुद्दौला के मर्जी के बिना ट्रेजरी लेके भागा था, एक बड़ा फ्रॉड किया था, करप्शन के चार्जेस थे कृष्णदास पे, उसको असाइलम दे देता है कौन? अंग्रेज। ये सारे कारण थे कि जिससे सिराजुद्दौला का जो गुस्सा है वो चरम पर था। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम कोलकाता पे जो है वो राज कर लिया। कोलकाता पे जो फोर्ट विलियम थी वहाँ से अंग्रेज़ों को भगा दिया और 146 अंग्रेज़ अधिकारी को जो है उन्होंने क्या किया? बंदी बना लिए। इन 146 अंग्रेज़ अधिकारियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसमें बच्चे, औरतें, सब कोई थी। अगली सुबह को जब पूरा गेट खोला गया तो सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। इस पूरी घटना को इतिहासकार जो है वो ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ये ब्लैक होल की घटना इतनी हॉन्टेड थी, इतनी डरावने वाली थी क्योंकि 23 लोग ही जिंदा बचे थे। सफोकेशन के कारण सारी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स इसका बदला लेंगे। तो क्लाइव और वॉटसन मद्रास से अपनी सेना लेकर जो है वो कोलकाता पहुंचते हैं और उन्होंने कोलकाता पे जो है वो कब्जा भी कर लिया। और जब कोलकाता पर वो कब्जा करते हैं तो इसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो थोड़ा झुकता है और उसके बाद जो है इन अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच जो है वो अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेज़ अब किलेबंदी जो है वो करेंगे, यानी किलेबंदी की परमिशन मिल गई।
अलीनगर की संधि के ने ये बात साबित कर दिया कि अंग्रेज़ जो है थोड़ी एज ले गए। अंग्रेज़ अब और चौड़े होकर जो है वो बंगाल में घूम रहे थे, अच्छी तरीके से दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, और उन्होंने इसी चौड़ेपन में फ्रांस की जो कॉलोनी थी चंद्रनगर, वहाँ हमला कर दिया। ये हमला इतना ट्रिगरिंग था कि सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ की इस हरकत का जवाब जो है वो एक युद्ध के रूप में देने की कोशिश की, लेकिन ये युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला पे उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये युद्ध था पलासी का युद्ध। और पलासी का युद्ध जो है वो षड्यंत्रकारी युद्ध था। मतलब इसमें सिराजुद्दौला को के जो मंत्री थे वो सारे एक जो हैं वो अंग्रेज़ों की तरफ थे। जैसे अगर आप देखें कि वहाँ मीर जाफ़र, जगत सेठ या राज बल्लभ है या राय दुर्लभ है, ये सारे लोग अंग्रेज़ों से मिल चुके थे। यानी 23 जून 1757 का दिन सिराजुद्दौला के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि इस दिन बारिश भी हो रही थी, और बारिश होने से क्या है कि सिराजुद्दौला के जितने सारे बम के गोले सब थे वो सारे भीग चुके थे, और अंग्रेज़ों ने अच्छी व्यवस्था की थी कि उनके सारे जो गोले थे वो सारे सुरक्षित थे। ठीक है, और जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसका परिणाम यही हुआ कि सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि उसके बम गोले काम करने ही बंद कर दिए थे। तो सिराजुद्दौला की हार जो है वो निश्चित होती है। सिराजुद्दौला के हार के बाद बंगाल का शासन उसके साथ गद्दारी करने वाले मीर जाफ़र को मिलता है। मीर जाफ़र अब बंगाल का नवाब था, और बंगाल का नवाब बनते ही उनको ब्रिटिशर्स के हाथ की खानी पड़ी, क्योंकि जैसे ही वो बंगाल का नवाब बनता है, नवाब बनते ही उसको बंगाल के शाही खजाने से 17,50,000 रुपये जो हैं वो ब्रिटिशर्स को देने पड़ते हैं। ये एक बड़ा रकम था, क्योंकि उस समय बंगाल के पास जो है वो इतनी शक्ति नहीं थी कि ये रकम पूरी करे, और ब्रिटिशर्स के लगातार जो है वो मांग बढ़ते जा रहे थे। हालांकि मीर जाफ़र के नवाब बनने का विरोध मिदनापुर के जो राजा थे राम सिन्हा, उन्होंने किया। वहीं पूर्णिया के थे हिजिर खान, उनने भी इन दोनों ने मीर जाफ़र को कहा कि भाई हम इसको अपना रूलर नहीं मानते हैं, ये गद्दार है। मीर जाफ़र गद्दार है क्योंकि इन्होंने गद्दारी की, हम इसको तो मानते ही नहीं अपना रूलर। मीर जाफ़र फ़ौज की सैलरी भी रेगुलर नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण फ़ौज भी जो है वो एक तरीके से रिविलियन करने के लिए तैयार थी। मीर जाफ़र के साथ बहुत ही चैलेंजेस थे, क्योंकि शाह आलम जो मुग़ल बादशाह बाद में बनता है, उसके द्वारा बंगाल को जीतने की एक बार फिर कोशिश की गई, लेकिन वो असफल रहा। और मीर जाफ़र के ऊपर जो है अगली बात अंग्रेज़ों का दबाव था। साथ ही साथ एक बात आप ये जानिए कि पलासी की जब युद्ध होती है तो मीर जाफ़र को तो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, लेकिन मीर जाफ़र के जो बेटे थे मीरन, जिनका नाम था, मीर जाफ़र के पुत्र का नाम था मीरन। यही मीरन आपको याद रखना है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इसको डिप्टी नवाब बनाया गया था। ये मीर जाफ़र का बेटा था। और हालांकि बिहार की वास्तविक सत्ता जो है वो राजा राम नारायण के हाथ में थी। ये बातें याद रखना है, राजा राम नारायण के हाथ में थी, और राजा राम नारायण अंग्रेज़ का एजेंट था। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं कि 1760 ईस्वी में ऐसा होता है कि मीरन की मृत्यु हो जाती है। जब मीरन की मृत्यु होती है यानी मीर जाफ़र के बेटे की मृत्यु होती है, तो वॉर ऑफ सक्सेशन चलने लग जाता है मीरन के पुत्र और मीर जाफ़र का दामाद के बीच में। मतलब कि पोते और दामाद के बीच में जो है वो चल रहा है युद्ध। उस समय जो मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम, उसको आशीर्वाद था कोलकाता के गवर्नर वेंसीस्टाट का। जो वेंसीस्टाट था कोलकाता का गवर्नर, वो कहा था कि भाई मीर कासिम, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम ऐसा है कि इस वॉर ऑफ सक्सेशन में अगर तुम बन जाओगे तो फिर हमें क्या दोगे। तो मीर कासिम की जीत होती है। मीर कासिम जैसे ही बनता है, फिर उसी तरीके से मीर जाफ़र के ही तरीके का जो है आप देखेंगे कि इसको
अंग्रेज़ों को भेंट देना पड़ता है, यानी मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये तीनों जो है मीर कासिम ने अब ब्रिटिशर्स को दे दिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको हेल्प किया था वॉर ऑफ सक्सेशन जीतने में। लेकिन मीर कासिम भी मीर जाफ़र की तरह सताया जाने लगा अंग्रेज़ों के द्वारा। यानी मीर कासिम तो और भी तरीके से अंग्रेज़ से जो है वो खफा था। उन्होंने क्या किया, 1761 में अंग्रेज़ों से दूरी बनाने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली। उन्होंने अंग्रेज़ से मुकाबला करने के लिए अपने हथियार और एडवांस करने के लिए उन्होंने मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। साथ ही साथ अंग्रेज़ ने जब दस्तक का बहुत गलत दुरुपयोग करना स्टार्ट किया तो उन्होंने लोकल बिजनेसमैन को भी टैक्स से छूट दे दी। मतलब वो अंग्रेज़ से अगर जब रेवेन्यू लॉस हो रही थी, इसलिए उन्होंने लोकल बिजनेसमैन को भी टैक्स से छूट दे दी। वहीं अंग्रेजी समर्थक हीराचंद व स्वरूप चंद, इन्होंने नज़रबंद कर लिया मुंगेर में। इसके बाद मतलब मीर कासिम आगे ही बढ़ता जा रहा था, जिससे अंग्रेज़ और गुस्सा हो। जब राजनारायण जो बिहार का डिप्टी दीवान था, उससे मीर कासिम ने अपने राज्य का हिसाब मांगा, तो वो उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर अंग्रेज़ की जो है वो राजा राम नारायण के ऊपर तो अंग्रेज़ के जो हैं वो आशीर्वाद थे। तो मीर कासिम ने जो वांसी स्टार्ट था उसको ये पत्र लिखा कि राजनारायण को हमको सौंपो, राजनारायण को हमको सौंप दिया जाए क्योंकि ये हमारा आदमी है। जब वेंसी स्टार्ट ने राजनारायण को मीर कासिम को सौंप दी तो मीर कासिम ने राजनारायण की हत्या करवा दी। ये सारे कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच जो है वो जहर बो दी। ये जहर 24 जून 1763 के रूप में निकलता है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, एलिस ने पटना पर हमला किया, लूट की, और फिर इसका रिटेलिएशन मीर कासिम देता है। और मीर कासिम ने एलिस को बंदी बनाकर जो है वो मुंगेर ले लिया गया। और मीर कासिम ने पटना में जितने अंग्रेज़ अधिकारी थी उनकी हत्या करवा दी। और यही हत्या जो है वो पटना हत्याकांड के नाम से फेमस है। पटना हत्याकांड का संबंध किससे है? तो मीर कासिम से। यानी पटना हत्याकांड होने के बाद, मतलब क्योंकि बहुत अंग्रेज़ ऑफिसर्स की उन्होंने हत्या करवा दी, तो 2 सितंबर 1763 को राजमहल के उदमनवाला में अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच लड़ाई होती है। मीर कासिम इसमें हार जाता है, और मीर कासिम जैसे ही यहाँ हारता है, मीर कासिम पहुँच जाता है अवध। मतलब अवध में उन्होंने असाइलम दी, यानी अवध के नवाब जो हैं शुजा-उद-दौला, उन्होंने मीर कासिम को जो है वो क्या दी, असाइलम दी। अब बंगाल की गद्दी खाली हो जाती है। फिर मीर जाफ़र को इसमें बैठाया जाता है, लेकिन मीर जाफ़र अब तक बूढ़ा हो चुका था, ठीक है। वहीं मीर कासिम जो अवध में बैठा है, वो फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो षड्यंत्र रच रहा है कि कैसे उसे पुनः बंगाल की गद्दी मिले। अब की बार मीर कासिम 3 दोस्तों के साथ आता है। एक तो मीर कासिम की सेना, दूसरा शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे उसकी सेना, और तीसरा शाह आलम द्वितीय जिसको गौर अली भी कहा जाता है, उसकी सेना, मुग़ल सम्राट। इसकी संयुक्त सेना जो है वो लड़ाई के लिए आती है, और ये लड़ाई जो है वो अंग्रेज़ अधिकारी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है वो लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को। इसी 22 अक्टूबर 1764 को कहते हैं बक्सर का युद्ध। और यह युद्ध इतना निर्णायक था कि इसमें संयुक्त सेना जो है वो हार जाती है और अंग्रेज़ विजयी होता है, और अंग्रेज़ इसके बाद बिहार में पूर्ण शासन करना